गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोग इससे पिछले वाली क्लास में हम लोग यूक्लिड नियम के बारे में सीखे थे। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया गया था और आज हम लोग उसी लेसन्स के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आप लोग अंत तक जो है वीडियो में बने रहें ताकि आपको कोई भी इक्वेशंस का कोई भी कंसेप्ट जो है छूटे ना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 लेसन है, पहले हम लोग राइट कर लेते हैं। हम लोग का लेसन चल रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसमें जो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशंस है उसमें जो है सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि दो प्रॉपर्टीज हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वह होती है कि अभाज्य संख्याएं है क्या। पहले टॉपिक्स ध्यान दीजिएगा, पहले टॉपिक्स क्या है, अभाज्य संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हो, जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, विभाजित हो। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट इत्यादि। ठीक है, जैसे 2 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 2 को क्या लिखेंगे, 1 गुणे 2। मतलब यह 1 से भी कटेगा और किससे कटेगा, अपने आप से 2 से कट रहा है, स्वयं 2 से कट रहा है। 3 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे 3। यानी बाबू ये 1 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा। इसी प्रकार से अगर 5 को आप लिखें तो 1 गुणे क्या लिख सकते हैं, 5। मतलब 1 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो वे संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से, 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, 5 है तो 5 से विभाजित होती हैं, उन्हें हम कैसी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि जैसे मान लीजिए कह दिएगा कि 50, क्या कर दिया, 50। 50 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल्स के लिए समझिए इसको। जैसे 50 के क्या लिखना है हमें, अभाज्य गुणनखंड लिखिए, ध्यान से देखिए, अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो अगर हमें 50 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं तो सबसे पहले 50 का हम फैक्टर कर लेंगे। तो 50 को क्या लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। तो सबसे पहले इस गुणनखंड करके देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए 50 को यहाँ गुणनखंड कर लीजिए आप। 2 से घटा देंगे कितना हो जाएगा, 25। 5 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और फिर 5 से घटा देंगे कितना हो जाएगा, 1। यानी इसका गुणनखंड हो गया 2 गुणे 5 गुणे 5। हुआ कि नहीं। अब बताइए 2 कैसी संख्या है, तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है। 5 कैसी है, तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसका अभाज्य जो गुणनखंड लिखेंगे वो 2 कितनी बार आया, मैक्सिमम 1 बार। तो 2 के पावर क्या लिखेंगे, 1। और 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो इसे 5 के पावर क्या लिख लेंगे, 2। यही इसका क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया। जो संख्याएं केवल अपने आप से और 1 से विभाजित होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो जो भी संख्या हम देगा सबसे पहले आप उसका इससे फैक्टर कर सकते हैं और संख्याएं जो आ रही हैं उनको हम पावर के रूप में लिख दें तो ये संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 32 है तो 32 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी 32। 2 कितनी बार आया, 5 बार। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5। समझ में आ रही बात। तो ऐसे हम आप जो है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहते तो कर लीजिए। एक और टॉपिक देख लीजिएगा, पूछता है इसमें हमेशा कि ये बताइए, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि ए व बी, ए व बी दो संख्याएं, ए व बी दो संख्याएं दी गई हों, दी गई हों, जिनका HCF व LCM ज्ञात हो। यदि ए व बी दो संख्याएं दी गई हों जिनका HCF व LCM ज्ञात हों, तो
इनकी कंडीशन देख लीजिए कि क्या होता है। इसमें होता क्या है कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यह बराबर होता है HCF और L/2 LCM के। ध्यान दीजिएगा, यदि ए व बी दो संख्याएं दी गई हों, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर हो जाता है किसके? HCF इंटू LCM के। ठीक, तो जैसे मान लीजिएगा कि हमें दो संख्याएं दी गई हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि हमें दो संख्याएं पता है। जैसे मान लेगा, कह देगा कि मान लीजिए कि एक संख्या 20 व मान लीजिए 25 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए एवं इसकी जांच कीजिए। जांच कीजिए, जांच कीजिए का मतलब कि अगर आप इसका HCF LCM ज्ञात किए हैं तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके HCF इंटू LCM के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। गुणनफल का क्या होगा बाबू? बराबर होगा। तो पहले देखिए हम करते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर अभाज्य गुणनखंड विधि और ज्ञात करना है तो सबसे पहले 20 का फैक्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी के 4, 4 पचे 20। अरे भाई आप वहाँ पर नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए ना, 20 हो गया, 2 दहा में 20 हो गया बाबू, 2 पाँचे 10 और 5 एक में 5, 2 गुणे क्या आ गया? 5 अभाज्य गुणनखंड। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, इतना कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है हमारा? 25 है, तो 25 को लिख सकते हैं कि 5 इंटू 5, या इसको रिप्लेस कर देंगे तो इसे हम 5 के पावर क्या लिख सकते हैं? 2। तो सबसे पहले देखिए HCF क्या होता है। HCF, जो संख्याएं दी गई होती हैं तो दोनों संख्याओं का जो न्यूनतम घात होती है, ठीक है, HCF में हमेशा क्या करते हैं कि न्यूनतम पावर को लेते हैं, न्यूनतम घात वाली, न्यूनतम घात वाली उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम पावर जो उभयनिष्ठ संख्या, देखिए उभयनिष्ठ संख्या वे संख्या है जो दोनों में कॉमन होती है। इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन? देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें 2 दिख रहा है, नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ भी क्या है? 5। तो उभयनिष्ठ संख्या कौन सी हो जाएगी? 5। अब इनसे न्यूनतम, न्यूनतम मतलब छोटी घात, यहाँ पर 5 की घात कितनी है? 1। यहाँ पर 5 की पावर कितनी है बाबू? 2। तो HCF में न्यूनतम घात लेने, तो 5 की घात कितनी मिलेगी? 1, यानी 5 के पावर 1, यानी इसका HCF कितना आ गया? 5 आ गया। जबकि LCM जो होता है वह मैक्सिमम पावर को लिया जाता है और उसमें उभयनिष्ठ संख्या नहीं, सभी संख्या ली जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो LCM होता है यह सभी घात वाली, यानी सभी संख्याएं मैक्सिमम घात में ली जाती हैं। किस में ली जाती हैं? मैक्सिमम घात में। जैसे यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 को लिख लेंगे। अब 2 की अधिकतम पावर कितनी है? 2, तो 2 की पावर कितनी ले ली जाएगी? 2 ले ली जाएगी मुन्ना। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर 2 है, यहाँ पर 5 की पावर कितनी है? 1 है। तो सबसे पहले बड़ी घात कितनी है? 5 की पावर 1 या 5 की पावर 2? तो 5 की पावर 2 है, तो इसलिए यहाँ पर 5 की घात क्या लिख लेंगे? 2। अब इसका LCM ज्ञात करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और गुणे 5 का वर्ग 25, तो 25 चौको कितना हो जाएगा? 100, यानी LCM हमें कितना मिल गया? 100 मिल गया। मिल गया। अब देखिए इसे हम मिटा देते हैं अभाज्य गुणनखंड को, ठीक है, या फिर उसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड के इधर, जैसे मान लीजिएगा, तो हमें प्रश्न कहा क्या है कि जो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा चेक करने के लिए, अर्थात अगर इसका हम जांच कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम इसकी जांच करते हैं, तो जांच करने के लिए अगर हमारी एक संख्या a है तो हम लिख सकते हैं कि a इंटू दूसरी संख्या b है, तो a इंटू बी या बराबर HCF I इंटू LCM। देखिए a का मतलब जो है पहली संख्या कितनी दी गई है? 20, तो ये हो गया 20, अगुड़े b का मतलब कितनी हो गई? 25, ये बराबर HCF कितना आया था हमारा? 5, LCM कितना आया है? 100। 25 दूनी 50 और 1 0, ये कितना हो गया? 500।
और 100 को 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। देखिए दोनों मान बराबर हैं कि नहीं। तो जब दिए गए किसी संख्या में HCF व LCM का जो गुणनफल होगा, HCF व LCM का जो गुणनफल होगा, अगर वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा तो हमारी जो संख्याओं की HCF LCM होंगी वो बिल्कुल सही होंगे। समझ में आ रही बात। कोई भी दो संख्याएं देगा तो सबसे पहले उसका जो HCF ज्ञात करेंगे और जो LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है। उन दोनों संख्याओं का जो हमें मल्टीप्लाई होगा, जो गुणनफल होगा, वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, जैसे ये आपका क्वेश्चन से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। यदि ए व बी दो संख्याएं दी गई हैं तो उन दोनों का गुणनफल HCF गुणे LCM के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गई आपकी चीजें HCF LCM की जांच करने के लिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे भी एक टॉपिक्स और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो HCF और LCM ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये होगा, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इरेज करते हैं, देखते हैं आगे। चलिए देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM ज्ञात कैसे किया जाता है। अभाज्य जो संख्याएं होती हैं, देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF व LCM ज्ञात करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याएं कोई दी गई है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे एक संख्या 12 व मान लीजिए कि 32 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF व LCM ज्ञात कीजिए, HCF व LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का है ना, तो 12 का पहले फैक्टर कर लीजिए आप। अगर ऐसे करना चाहे तो ऐसे कर लीजिए, 2 6 का 12, 2 3 6 और 3 1 में 3। तो इसको हम 12 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं कि 12 बराबर 2 कितनी बार, 2 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं। या इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि 2 कितनी बार आए मैक्सिमम, तो 2 बार, और 3 कितनी बार आए, 1 बार, तो 2 की घात 2 गुणे 3 की पावर 1। दूसरा हमारा नंबर क्या दिया गया इसमें, तो दूसरा नंबर हमारा दिया गया 32, तो 32 के यहाँ कर लीजिए, 2 से कटा देंगे तो 16, फिर 2 से कटा देंगे तो 8, फिर 2 से कटा देंगे तो 4, फिर 2 से कटा देंगे तो 2, और फिर 2 से कटा देंगे तो 1। यानी यहाँ पर 2 कितनी बार आया है 32 का, तो 5 बार, तो 1 2 3 4 5। और कोई संख्या इसमें आई है, नहीं आई है, तो इसे बस 2 के पावर क्या लिख लेंगे, 5। 2 के पावर क्या लिख लेंगे, 5। तो इसका जो HCF होता है, क्या होता है मुन्ना, HCF, ये बराबर होता है, किसके बराबर होगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। HCF हमारा बराबर हो जाता है उभयनिष्ठ न्यूनतम घात वाली उभयनिष्ठ संख्या, न्यूनतम घात की उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या। और जो LCM होता है ये बराबर होता है मैक्सिमम माने अधिकतम घात की सभी संख्या, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो न्यूनतम घात क्या कहा है, न्यूनतम घात। अगर इन दोनों इक्वेशंस में देखेंगे तो ऐसी जो है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ संख्याएं क्या होती है, जो दोनों में उपस्थित हो। जैसे मान लीजिएगा कि कोई संख्या जैसे 20 का, तो इसको हम 4 गुणे 5 लिख दिए, और कोई संख्या अगर 25 है अभी इससे पहले की थी तो इसको हम 5 गुणे 5 कर देंगे। तो इन दोनों संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो उभयनिष्ठ मतलब पाई जा रही है, तो यहाँ पर 5, यहाँ भी क्या है 5, लेकिन यहाँ 4 है तो यहाँ पर क्या है 5। तो उभयनिष्ठ संख्या हमारी कौन सी मिलेगी, 5। ये नहीं कि यहाँ पर 1 5 है, यहाँ 2 5 है, दोनों को लेने नहीं, एक संख्या से केवल एक ही संख्या उभयनिष्ठ मानी जाती है, इसलिए यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी क्या होगा 5, तो उभयनिष्ठ संख्या क्या मिलेगी 5।
अब देखिए, अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ 2 की पावर कितना है 2, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर कितना है 5। भाई यहाँ भी 2 है, यहाँ भी क्या है 2। तो कह रहा है कि न्यूनतम घात, यहाँ पर 5 घात है, यहाँ पर कितनी है 2 घात। तो 2 की न्यूनतम घात वाली उभयनिष्ठ संख्या हमारी क्या मिल गई 2 पर उभयनिष्ठ संख्या मिल गई। इसकी न्यूनतम घात कितनी है 2 की 5। बाबू न्यूनतम मतलब छोटी, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 2, इसलिए 2 की घात कितनी मिलेगी 2। और 2 की पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 ये बराबर किसके होगा 4 के। समझ में मेरी बात, यानी एचसीएफ कितना निकल गया हमारा 4 निकल गया। ठीक। अब दूसरा क्या है कि जो एलसीएम है वो मैक्सिमम घात वाली सभी संख्या है। तो देखिए जो वहनिष्ठ है वो भी, जो वहनिष्ठ नहीं है उसको भी। देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात क्या है 5। तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की 5, 2 की घात 5 है, तो हम इसे 2 की पावर 5 लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब 2 की पावर 5 लेंगे आप तो 2 की घात 2 नहीं लेंगे, दोनों में से एक ही पावर लेना है, या तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम। तो मिनिमम किस में एचसीएफ में, और मैक्सिमम किस में एलसीएम में। अब 2 की घात 5 ले ली तो 2 की घात 2 खत्म। अब जो अगली संख्या लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 है नहीं है, तो बस 3 की पावर क्या ले लेंगे 1। अब अगर इसका एलसीएम अगर गुणा करेंगे आप तो 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 गुणे 3। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो एलसीएम कितना आ गया 96 और एचसीएफ कितना आ गया 4। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में लिख देता कि इसकी जांच कीजिए, क्या कीजिए जांच कीजिए, तो अगर हमें जांच करना है तो जांच के लिए कंडीशन आपको बताई गई है कि यदि दो संख्याएं ए व बी हैं, दो संख्याएं ए व बी हैं, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, ध्यान दीजिए, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ये बराबर होता है एचसीएफ और इनटू एलसीएम के। ये हमारी कंडीशन कर रही है। तो दोनों संख्याओं को जो गुणनफल है, जब भी जांच करना हो तो दोनों संख्याओं का अगर हमें गुणनफल अगर देखना है तो सबसे पहले मान लीजिए कि दो संख्याएं इसमें कौन कौन सी दी गई हैं। ठीक है, तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी थी बाबू, एक संख्या थी 12 और दूसरी क्या थी 32। तो ये हो गया 12 गुणे कितना हो गया 32। ये बराबर होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है 4 और एलसीएम कितना है 96, 96 हो गया। अब गुणा करिए, 12 दूनी 24, 24 को 4 हासिल 2, अब 12 तेईस 36, 36 और 2 38, कितना हो गया 38, यानी 384। अब इसका गुणा करिए, 4 छक्का 24, 24 को 4 हासिल 2, 9 चौको 36, 36 और 2 38। देखिए ये भी मान कितना 384, ये भी मान कितना 384। तो जब दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है तो हमारी जांच का जो नियम है बिल्कुल क्या होता है सत्य होता है। क्या होता है बाबू सत्य होता है। तो इसमें जांच भी कर लिया गया है और अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए अब हम अगला एक और क्वेश्चन इस पर चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमें दी गई है, जैसे मान लीजिएगा कि संख्या है, जैसे मान लीजिए संख्या है 30 व, जो संख्या हमारी दी गई कि 30 व जैसे मान लीजिए 42 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए एवं जांच कीजिए। ये हमारा सवाल है। ठीक है, 30 व 42 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करिए एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए एवं इसकी क्या करिए बाबू आप जांच कीजिए। तो अगर मान लीजिए कि सबसे पहले 30 और 42 का करना है हमें, तो सबसे पहले हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 30 का यहाँ पर कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे 30 का क्या हो जाएगा 2 से घटा देंगे तो 15, 3 से घटा देंगे तो 5 और फिर 5 से घटा देंगे तो 1। 42 का कर लीजिए तो 2 से घटा देंगे तो 21, फिर 3 से घटा देंगे तो 7 और फिर 7 से घटा लेंगे तो 1।
हो गया। तो अब लिखेंगे 30 के अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या आएंगे मुन्ना हमारे, तो 2 गुणे 3 गुणे 5, और सबकी घात कितनी होगी, एक, क्योंकि सभी संख्याएं एक एक हैं। अब अगर 42 का करना है तो 42 का क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 7 की घात 1, ये हमारी संख्याएं आ गई हैं। अब हमें करना क्या है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एचसीएफ बराबर जानते ही हैं कि न्यूनतम घात वाली संख्या, कौन सी घात वाली संख्या बाबू, तो न्यूनतम घात वाली संख्या। तो न्यूनतम घात वाली अगर हम संख्याएं देखेंगे तो क्या हो जाएंगी, न्यूनतम घात वाली संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, तो न्यूनतम घात वाली संख्या हम इसमें देखिए 2 की घात 1, 2 की घात 1, भाई न्यूनतम तो 2 की घात 1 मिल गया। 3 की घात 1, 3 की घात 1, देखिए उभयनिष्ठ संख्या, इसमें याद रखिएगा कि जो संख्याएं होंगी उभयनिष्ठ होनी चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में पाए, देखिए यहाँ भी 2 की घात 1, तो यहाँ भी 2 की घात 1, आप पेयर बना लीजिए, यहाँ पर 2 की घात 1, ये हो गया। यहाँ भी 3 की घात कितनी हो गई, 1, यानी 2 की घात 1 का मान 2, 3 की घात 1 का मान 3, तो 3 दूनी के 6, एचसीएफ कितना फाइंड हो गया, 6। अब क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम बराबर आपको बताया गया है अधिकतम घात वाली सभी संख्याएं, अधिकतम घात की सभी संख्याएं, अधिकतम घात वाली सभी संख्याएं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखेंगे कि अधिकतम घात, देखिए 2 की घात 1, यहाँ भी 2 की घात 1, तो अधिकतम घात 2 की घात 1 मिल गई। 3 की घात 1, तो 3 की घात 1, तो 3 की घात कितनी मिलेगी, 1 ही मिलेगी। 5 की घात 1, तो 5 की घात 1 ही है। 7 की घात 1, तो 7 की घात 1 ही है, भाई मैक्सिमम 1 ही है। अब गुणा कर लीजिए इन सबका, तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा, 2 तिहाई 6, 6 पाँचे 30, और 30 में अगर 7 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 210, यानी एलसीएम कितना मिल गया, 210, और एचसीएफ कितना मिल गया था, 6। तो हमने एचसीएफ भी ज्ञात कर लिया और एलसीएम भी ज्ञात कर लिया। अब अगर इसकी हमें जांच करनी है तो देखिए जांच करने के लिए क्या करते हैं कि जांच करने के लिए क्या बताया गया था आपको कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है यह बराबर होना चाहिए एचसीएफ और इनटू एलसीएम के। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, तो पहली हमारी संख्या कितनी है मुन्ना, 30, कितनी है 30, तो लिख लेंगे 30, और दूसरी संख्या कितनी है 42, ये बराबर एचसीएफ कितना निकला है 6, और एलसीएम कितना निकला है 210 निकला है। गुणा कर लीजिए, देखिए 0 है, 0 बढ़ा लिया हमने, 3 दूनी के 6 हो गया, और 3 चौको 12, 1200 कितना आ गया 60, गुणा करिए, 6 का 0 में गुणा करेंगे 0, 6 एकम में 6, और 6 दूनी 12, देखिए 1260 ये भी और 1260 ये भी बराबर है कि नहीं बच्चा, ठीक है। तो ऐसे हम जो है जांच करते हैं और इसके द्वारा जो है हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लोग अगली संख्या देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है पूछा जाता है कि बताइए कि किन संख्या में इकाई का अंक 0 होगा, ठीक है। जैसे कोई सवाल है पूछ देगा कि जांच कीजिए, जैसे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि जांच कीजिए n प्राकृतिक संख्या के लिए, n प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर n, 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, शून्य पर समाप्त होता है, ठीक है। तो ये बताइए कि प्राकृतिक में ऐसी जो संख्याएं हैं, सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है जो शून्य पर समाप्त होती है। शून्य पर समाप्त होने का मतलब है कि इकाई का अंक क्या हो जाए, उसका शून्य हो जाए। तो सबसे न्यूनतम जो संख्या हमारी है जिसमें इकाई का अंक 0 होता है वो होती है कौन सी, 10। 10 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणे 5, यानी 10 के पावर 1, तो 2 की घात भी 1 और 5 की घात भी कितनी, 1। ध्यान दीजिएगा
10 ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसमें इकाई का अंक क्या होता है, जीरो होता है। इकाई का अंक क्या होता है मुन्ना, जीरो होता है। अब अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो 10 में इकाई का अंक जीरो है, तो इसका गुणनखंड क्या मिला है, 2 गुणे 5। 10 से बड़ी भी संख्याएं होती हैं, जैसे 20 हो गया, कितने हुए 20। तो जैसे मान लीजिए कि 20 का गुणनखंड आप करते हैं तो इसे 2 की घात 2 और गुणे 5 की पावर 1, 2 दूनी के 4, 4 पचे 20। यानी देखिए इसका भी गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 5। अगर मान लीजिए कि 10 की जगह अगर हम 100 कर देते हैं, 10 की जगह क्या करते हैं 100, मतलब 10 की घात कितनी कर देते हैं, 2। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 1 था तो 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात भी कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 10 दाम है 100। और 100 को क्या लिखते हैं, 4 गुणे 25। 4 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2, और 5 की पावर 5 को लिखते हैं, सॉरी 25 को 5 की पावर 2। इसी प्रकार से अगर 10 के पावर हम 3 करेंगे तो 2 की घात भी 3 और गुणे 5 की घात भी 3। क्यों, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। और 1000 का जब आप गुणनखंड करते हैं तो इसमें 2 कितनी बार आते हैं, 3 बार। और 5 कितनी बार आते हैं, 3 बार। क्यों, क्योंकि इसका मान होता है 8 और इसका मान होता है 125। गुणा करिए, 8 पचे 40 को 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 को 0 हासिल 2, 8 के में 8 और 2 10, 1000 हो रहा है कि नहीं बच्चा। तो हम देख रहे हैं कि जब 10 की घात 1 थी तो 2 की घात 1, 5 की घात 1 हो गया। 10 की घात 2 थी तो 2 की घात 2, 5 की घात 2, डॉट डॉट करके अगर हम कह सकते हैं कि अगर 10 के पावर n है तो इसे हो जाएगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। हो सकता है कि नहीं बच्चा। अर्थात किसी भी संख्या में इकाई का अंक जीरो तभी होगा जब उसका गुणनफल क्या निकलेगा, 2 की पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में हो। अर्थात हम इसमें एक नोट पॉइंट्स लिख देते हैं कि यदि कोई संख्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिख लिया जाता है कि यदि कोई संख्या, ध्यान दीजिए नोट, यदि किसी संख्या का गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m या n के रूप में आए तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी। यदि कोई भी संख्या अगर दी जाए, अगर उसका भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो, किस रूप में हो बाबू, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो, तो वह संख्या हमेशा किस पर समाप्त होगी बाबू, तो शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है। अब जैसे कोई संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 50 है, एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में समझने के लिए, जैसे मान लिया हमने 50 ले लिया, एग्जाम्पल्स के लिए हमने क्या ले लिया 50। अगर 50 का गुणनखंड करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं कि 25 दूनी 50 यानी 2 गुणे 5 गुणे 5, या इसी को आप लिख सकते हैं कि 2 की घात 1 गुणे 5 के पावर 2। अब देखिए ये जो संख्या 2 की घात 1 है, 5 की पावर 2 है, वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है कि नहीं। इसकी तुलना करेंगे तो 2 की घात n 5 के पावर m के रूप का है, के रूप का है कि नहीं। अतः इसमें इकाई का अंक शून्य होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। समझ में आ रही बात। जो भी संख्या का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा और तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा हमारा बाबू, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। अब हमें जो इक्वेशंस दिया गया है वो क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा कि 6 के पावर n का अंक शून्य पर समाप्त होता है, शून्य पर समाप्त होता है, समाप्त होता है। ये हमें इक्वेशंस है। अगर हम इसका अगर हम विस्तार कर लेते हैं, फैक्टर करते हैं, तो 6 के पावर अगर n का गुणनखंड किया जाएगा तो ये 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n होगा, क्योंकि 2 तिहाई 6, 2 की घात 1 और 3 की घात 1 हुआ कि नहीं बच्चा। लिखेंगे चूंकि
6 के पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, वह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, n के रूप में नहीं है। अतः इसमें इकाई का अंक शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। समझ में आई बात? किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 तभी होगा जब वह संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसका गुणनखंड किस प्रारूप का हो, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के प्रारूप का हो। ठीक है, तो ये था आपका जो है लास्ट जो है इकाई का अंक जो है 0 सिद्ध करने के लिए। अब जो है एक्सरसाइज 1.2 के आप जितने भी इक्वेशंस है सब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बताइए कि इनमें से जो दी गई संख्या है उसका जो इकाई अंक है वो शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, या इनमें इकाई का अंक 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, धन्यवाद।